बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 17 को कवर किया, इसके मोस्ट पॉइंट्स कवर किए। अब यहाँ पर कुछ गालिबन 2 टॉपिक्स रहते हैं हमारे, जिसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स से हमने शुरू करना है। लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स के जब एक लैंग्वेज की एक वैरायटी को स्टैंडर्डाइज किया जाता है तो फिर क्या उसमें किया जाता है, ऐसा कि वो स्टैंडर्डाइज हो जाती है तो वो बाउंड हो जाती है। कैसे बाउंड हो जाती है? क्योंकि इसमें प्रिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज रूल्स होते हैं विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द स्टैंडर्ड। ग्रामर के ऐसे रूल्स बना दिए जाते हैं, कोर वोकेबलरी ऐसी फिक्स कर दी जाती है कि यही रूल्स के अंदर रहते हुए इफ अगर एक बंदा ये क्लेम करता है कि वो स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ कर रहा है तो उसी ग्रामेटिकल रूल्स के अंदर रहते हुए, उसी कोर वोकेबलरी को यूज़ करते हुए उसे आगे बढ़ना है, उसे लेकर चलना है। अब ये दीज रूल्स में चेंज ओवर टाइम। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्डाइज होने के बाद भी लैंग्वेज स्टेगनेंट नहीं रहती यहाँ पे, बल्कि आगे से आगे बढ़ती जाती है, उसमें चेंजेस होते जाते हैं। फॉर्मली टॉट एंड कन्फर्म टू, ये वो लैंग्वेज है जो ये वो वेराइटी होती है जो दुनिया भर में इट इज़ कन्फर्म टू। दुनिया की जितनी लोकल वेराइटीज़ हैं, जैसे आप इन पाकिस्तानी इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, तो ये लोकल वेराइटी है, लेकिन जो अमेरिकन इंग्लिश है या ब्रिटिश इंग्लिश है वो नेटिव वेराइटी इंग्लिश की। तो जो स्टैंडर्ड वैरायटी है, लोकल वैरायटीज़ भी उसी के आगे सर तस्लीम ख़म करती हैं और उसी को एजुकेशनल पर्पसेस के लिए उसी को इस्तेमाल करती हैं। अपनी लोकल वैरायटीज़ नहीं सीखती, बल्कि जो नेटिव वैरायटी होती है, जो स्टैंडर्ड वैरायटी होती है, उसी को सीखा जाता है। अब यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म है लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स पे कि एक तो इट क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन, वर्क अगेंस्ट द पुअर, वुमेन एंड माइनॉरिटीज़ नीड टू बी ब्रॉडन्ड। यानी कि जो इंग्लिश की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिकन इंग्लिश को स्टेटस स्टैंडर्ड दिया जाए, ब्रिटिश इंग्लिश को, इसके अलावा दुनिया की और जितनी वैराइटीज़ हैं उनकी, चूँकि इसको सुपर प्रेस्टिजियस बनाया जाता है जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, तो बाकी लैंग्वेजेस में इससे डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है और इम्तियाज़ पैदा होता है, इन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। और इसी तरह से गरीबों के और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए मसला बनता है ये उसके बिल्कुल, जब एक लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सुपर प्रेस्टिजियस बना दिया जाता है तो फिर माइनॉरिटीज़ के लिए ये चीज़ बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं होती। एंड इट नीड्स टू बी ब्रॉडन, क्योंकि वो एक वैरायटी को ही प्रेस्टिजियस समझा जाता है, बाकी वैराइटीज़ को बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। बिल्कुल इन्फीरियर समझा जाता है, स्टैंडर्ड वैरायटी को सुपीरियर समझा जाता है। और इस तरह से जो स्टैंडर्ड वैराइटीज़ के स्पीकर्स हैं वो खुद को सुपीरियर समझते हैं, लोकल वैराइटीज़ को इन्फीरियर समझते हैं। अब प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस जो है, यानी कि एक वैरायटी का स्टैंडर्ड बन जाना और इंग्लिश का स्टैंडर्डाइज हो जाना। हमने देखा कि इंग्लिश की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, तो वैराइटीज़ थी तो अचानक इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। मतलब ये कि उनमें से एक वैरायटी को सिलेक्ट किया गया, लैंग्वेज आइडियोलॉजी के मुताबिक उसको सिलेक्ट किया गया और उसके कुछ रूल्स फिक्स किए गए और उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, यानी उसको स्टैंडर्ड वैरायटी बना दिया गया, यानी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। अब इट कंप्राइजेस 4 स्टेजेस: selection, codification, elaboration of functions, acceptance। ये 4 पॉइंट हैं, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यू नीड टू लर्न देम। सबसे पहले सिलेक्शन, कोडिफिकेशन और elaboration of functions, acceptance। अब सबसे पहली चीज़ में सबसे पहला मरहला क्या है, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? सिलेक्शन। सबसे पहली स्टेज है किसी भी वैरायटी के स्टैंडर्ड वैरायटी होने, स्टैंडर्ड लैंग्वेज तक के सफ़र में 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज ये है कि दुनिया की इतनी सारी जो इंग्लिश की वैराइटीज़ हैं उनमें से एक वैरायटी को सेलेक्ट करना कि इस वैरायटी को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और इसके ज़रिए से इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और ये स्टैंडर्ड वैरायटी होगी। उसको ये दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। अगर पीछे से चैप्टर नंबर 16 में गालिबन हमने पढ़ा था, या चैप्टर नंबर 17 में, कि जो इंटेलिजिबिलिटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इंटेलिजिबिलिटी का तीसरा कंपोनेंट जो है, तीसरा जो स्टेज है, तीसरा कंपोनेंट है इंटरप्रेटेबिलिटी, वो उसमें मोस्ट क्रिटिकल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इसी तरह से जो ये वाली चीज़ें हैं, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, स्टैंडर्डाइजेशन वाला टॉपिक, इसके जो 4 स्टेजेस हैं उनमें पहली स्टेज सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। अब इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ वन वैरायटी स्टैंडर्ड लेड बाय पॉलिटिकली एंड सोशली पावरफुल, जैसे कि हम इसका पीछे जिक्र कर चुके हैं। इट प्रोटेक्ट्स एंड प्रोमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ द सेम।
तो सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो पावरफुल होते हैं जैसे अमेरिकन हैं इस वक्त, तो उनकी वैरायटी जो वो इंग्लिश बोलते हैं उस इंग्लिश को स्टैंडर्ड वैरायटी के तौर पर लिया जाता है और फिर जाहिर है उन्हीं स्पीकर्स के इंटरेस्ट मफादात का ख्याल रखा जाता है। सिलेक्शन इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ, अब यहाँ पे क्या होता है जो एग्जिस्टिंग वैरायटी, अब सिर्फ ये नहीं होता कि एक जो एग्जिस्ट को सेलेक्ट किया जाता है स्टैंडर्डाइज करने के लिए, सिर्फ वही वैरायटी खालिसतन उसी तरह प्रेजेंट कर दी जाती है, उसी उसी को उसी तरह स्टैंडर्ड कर दिया जाता है, बल्कि वो उस वैरायटी को चूज़ किया जाता है, लेकिन यानी वो उसको चूज़ किया जाता है जो पोलिटिकली सोशली ज़्यादा प्रेस्टिजियस हो, जो इलाका जो मुल्क, तो उस वैरायटी को चूज़ किया जाता है, लेकिन उसी वैरायटी को मनो एन ऐसे स्टैंडर्डाइज नहीं कर दिया जाता, उसको स्टैंडर्ड वैरायटी का दर्जा नहीं दे दिया जाता, बल्कि जो और इंग्लिश की वैरायटीज़ है दुनिया भर में उन वैरायटी से भी बहुत सारे सेवरल फीचर्स इकट्ठे किए जाते हैं, उधर से भी रूल्स यानी उधर से जो जो पॉइंट्स अखज़ किए जाते हैं उन पॉइंट्स को मिला के मुख्तलिफ इंग्लिश वैरायटीज़ इनर सर्कल आउटर सर्कल से वैरायटीज़ से रूल्स को, फंक्शंस को, मुख्तलिफ वोकेबलरी को, इडियम्स को, ग्रामेटिकल रूल्स को, उन सबको इकट्ठा करके और फिर एक शक्ल दे दी जाती है, फिर वो जो स्टैंडर्ड वैरायटी के लिए जिस वैरायटी को चूज़ किया जाता है उस वैरायटी के अंदर इन सब रूल्स का बाकी वैरायटीज़ का भी रंग शामिल किया जाता है, उधर से चीज़ें अखज़ की जाती हैं ग्रामेटिकल वोकेबलरी में, सेंटेकल सेंटेक्स की चीज़ें होती हैं उसमें, लेक्सिकल चीज़ें, उन सब कुछ चीज़ों को जमा किया जाता है और उनमें उनको एडअप कर दिया जाता है उस वैरायटी में जिसको स्टैंडर्ड के लिए चूज़ किया गया है, यानी डिफरेंट फीचर्स फ्रॉम सेवरल वैरायटीज़। तो होती तो एक मेन वैरायटी है लेकिन उसके अंदर फिर और बहुत सारी इसी तरह से जो वैरायटीज़ होती हैं, यानी एक स्टैंडर्ड वैरायटी होती है, इसको सॉरी एक वैरायटी को चूज़ कर लिया जाता है लेकिन इसमें मेनू एन ऐसे स्टैंडर्ड के तौर पर पेश नहीं कर दिया जाता, बल्कि और जो इतनी इनर सर्कल आउटर सर्कल की वैरायटीज़ हैं उन सब वैरायटी से कोई ना कोई फीचर, बहुत सारे फीचर्स इकट्ठे किए जाते हैं और इस वाली वैरायटी में ये वाली वैरायटी होती है इसमें एडअप कर दिए जाते हैं और फिर ये स्टैंडर्ड वैरायटी बनती है। अगला मरहला है कोडिफिकेशन का। कोडिफिकेशन ये है कि जब हमने जब एक को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, उसके रूल बना दिए गए, ग्रामेटिकल रूल्स में बाउंड कर दिया गया, कोड वोकेबलरी एस्टेब्लिश कर दी गई, तो उस वक्त कोडिफाई किया जाता है, कोडिफिकेशन की जाती है। कोडिफिकेशन कैसे की जाती है कि जो रूल्स बनाए गए थे उसको डेवलप करना, उसे लिखना, उसे डेवलप करना और लोकल वेराइटीज़ तक वो पहुंचाना कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अब ये कैसे किया जाता है कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यू नीड टू फॉलो दिस, यानी ये जो नेटिव वैरायटी है, जो स्टैंडर्ड वैरायटी, इसको फॉलो करना है। तो ये जो स्टैंडर्ड वैरायटी होती है इससे लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, कोडिफिकेशन का मरहला होता है। और कोडिफिकेशन में क्या होता है, यानी कि ग्रामेटिकल टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उस जिसमें रूल्स दर्ज होते हैं कि ये रूल्स हैं, प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स होते हैं, स्टाइल एंड यूज़ गाइड्स, इसके अलावा गाइड्स होती हैं यूज़ के लिए कि ये इसको ये रूल यहाँ पे ये वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होगा, यानी स्टाइल एंड यूज़ गाइड्स होती हैं, डिक्शनरीज होती हैं जिसमें कोर वोकेबलरी को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है कि ये स्टैंडर्ड इंग्लिश की वोकेबलरी है एंड इट अलाउज पीपल टू एक्सेस दी स्टैंडर्ड फॉर्म्स। उसके बाद होता है एलेबोरेशन ऑफ फंक्शंस। एलेबोरेशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है कि जो हमने वैरायटी स्टैंडर्ड तौर पे सेट की है उसके अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि वो मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। जैसे कि एक चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा गालिबन नॉटिकल जार्गन थेरी के, यानी उसमें नॉटिकल टर्म्स थी, नॉटिकल टर्म्स यानी कैसी लिंगुआ फ्रैंका थी जो सिर्फ जिसमें जो सी के इर्द गिर्द समंदर के करीब बोली जाती है, जिसमें नॉटिकल टर्म्स है। तो अब यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो हर ज़रूरत को पूरा कर सके, गवर्नमेंटल या ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर भी काम कर सके, नॉटिकल लैंग्वेज के तौर पर भी काम कर सके, यानी और अगर यानी गार्डनिंग के लिहाज से भी वो पूरा काम कर सके, उसमें वो वोकेबलरी होनी चाहिए और वो एक्सप्रेशंस होने चाहिए, हर चीज़ में वो अपना किरदार अदा कर सके। The selected variety has to be accepted by the relevant population. Paradox of standardization. It is the state's independence. It shows the state's independence. और इसके अलावा ये जो स्टैंडर्ड वैरायटी होती है ये एक स्टेट की तो इंडिपेंडेंस शो कर ही रही होती है, लेकिन जो बाकी वैरायटीज़ और माइनॉरिटीज़ को इन्फीरियर दिखाती है। इसी तरह से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ लैंग्वेज में भी चैलेंज और क्वेश्चन, जिस तरह कि एक इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज तो कर दिया गया है मगर उसकी स्टैंडर्डाइजेशन को चैलेंज भी किया जा सकता है कि why the American English is standard and why the Indian English is not the standard। यहाँ पर अब हम बात करते हैं
कुछ नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश की कि कौन कौन सी इंग्लिश वैरायटी स्टैंडर्ड है, कौन सी नॉन स्टैंडर्ड है। तो नॉन ब्रिटिश जितनी भी नॉन ब्रिटिश इंग्लिश वैरायटीज यानी जो इंग्लिश एक तो अमेरिकन अमेरिकन है वैरायटी है और ब्रिटिश वैरायटी है, दोनों को स्टैंडर्ड समझा जाता है। तो उनमें ब्रिटिश के अलावा ब्रिटिश वैरायटी के अलावा जितनी भी नॉन ब्रिटिश वैरायटीज हैं वो सब नॉन स्टैंडर्ड हैं। ये समझाता है, ये नॉन कंट्रोवर्सी है कि सारे के सारे नॉन स्टैंडर्ड हैं। रिकग्निशन ऑफ अमेरिकन इंग्लिश इज अ वैरायटी डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, और यहाँ तक कि अमेरिकन इंग्लिश जो वैरायटी है उससे कहते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश के स्पीकर्स कहते हैं कि ये ब्रिटिश इंग्लिश से अलग है, यानी ये ब्रिटिश इंग्लिश से भी सुपीरियर है। तो इट मस्ट बी द ओनली स्टैंडर्ड लैंग्वेज, स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज, ना कि ब्रिटिश इंग्लिश को भी ये दर्जा दिया जाए। इसके अलावा जो आउटर सर्कल वैरायटीज यानी जो बाहर के आउटर सर्कल जो कंट्रीज हैं उन उनमें जो इंग्लिश वैरायटीज हैं उनको भी स्टैंडर्ड का रुतबा नहीं दिया गया, और यहाँ तक कि उन वैरायटीज को भी स्टैंडर्ड का रुतबा नहीं दिया गया जो जहाँ पर वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं, प्रोफेशनली ऑफिशियली जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं। जैसे पाकिस्तान में ये जो इंग्लिश है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंडिया में भी इसी तरह से, और बहुत सारे ऐसे सिंगापुर, तो जहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है इवन वहाँ पर भी इसको इंग्लिश को स्टैंडर्ड वहाँ की लोकल वैरायटी को स्टैंडर्ड का रुतबा नहीं दिया गया। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन सी वैरायटीज कंसिडर नॉन स्टैंडर्ड, न्यू इंग्लिश वैरायटीज को और ऑल रीजनल नेटिव स्पीकर। जिस तरह पाकिस्तान में अगर कोई इंग्लिश स्पीकर है तो वो है ऑल रीजनल नेटिव स्पीकर डायलेक्ट्स ऑफ इंग्लिश। जो रीजनल नेटिव स्पीकर ऑफ डायलेक्ट्स होते हैं इंग्लिश के, यानी रीजनल नेटिव स्पीकर, रीजनल जो होते हैं, लोकल जो होते हैं, वो सब के सब नॉन स्टैंडर्ड वैरायटीज हैं। न्यू इंग्लिश वैरायटीज सारी की सारी नॉन स्टैंडर्ड है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश भी 1970 तक नॉन स्टैंडर्ड समझी जाती थी रही। अब ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश को स्टैंडर्ड इंग्लिश का रुतबा मिला है, मगर 1970 तक ये नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पर कहा जाती रही। माशाल्लाह 1970 के पहले, इससे पहले डिजिट हम कहाँ पे देख चुके हैं, 1970 कहाँ पे देख चुके हैं, बिल्कुल ईनर हॉगन ने जो टर्म थी कोडिफिकेशन की टर्म 1970 में इंट्रोड्यूस कराई। तो ये आपको याद रखना है कि 1970 तक ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश को कंसिडर नहीं किया जाता था स्टैंडर्ड के तौर पे। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश को, जो कि बहुत सारी ऐसी वैरायटीज हैं, यानी आपने हमें बताया भी कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वैरायटीज को भी यहाँ तक स्टैंडर्ड नहीं माना जाता। तो क्यों नहीं माना जाता? उसकी दो वजूहत हैं। क्योंकि यूएस अमेरिकन इंग्लिश एक तो स्टैंडर्ड समझी जाती है सबसे ज़्यादा, एक ब्रिटिश इंग्लिश समझी जाती है। तो अब यूएस में जो कि रेसिज्म का प्रॉब्लम है, रेसिज्म इसकी वजह हो सकती है क्योंकि अमेरिका में जो ये जो कलर डिस्क्रिमिनेशन है कि जो वाइट जो गोरों के अलावा यानी कोई भी अगर स्याह फाम इंसान वहाँ पे जो भी लैंग्वेज बोलेगा, जो उसकी जो भी इंग्लिश वैरायटी वो यूज़ करेगा, वो इन्फीरियर ही होगी और उसे स्टैंड का रुतबा कभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनकी रेस निचले दर्जे की, वो निचले दर्जे की नस्ल है। अस्तगफिरुल्लाह, इट इज़ देयर ओपिनियन इन अमेरिका, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है अभी तक है रेसिज्म का यूएस में। अच्छा, ये तो अमेरिका की बात है। अमेरिका में अच्छी खासी वैरायटीज़ को स्टैंडर्ड रुतबा ना देने की ये वजह। यूके में क्या वजह है? यूके में वजह है क्योंकि इट इज़ एन एरिस्टोक्रेटिक स्टेट, तो यहाँ पर वजह है कि क्लास की वजह है कि जो गरीब जो लैंग्वेज बोलेंगे, या ये जो फॉर एग्जांपल सड़क कूटने वाला जो इंसान है या गार्डनिंग करने वाला इंसान है, ये जो मैनुअल वर्कर्स हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो चूँकि उनकी क्लास लो है, सोशली सर्टिफिकेशन में वो उनकी निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा उनकी वैरायटी को कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं किया जा सकता। ये हमने जिक्र किया कि कौन सी वैरायटी स्टैंडर्ड है, कौन सी नॉन स्टैंडर्ड है, क्यों स्टैंडर्ड है, क्यों नॉन स्टैंडर्ड है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन के लिहाज से आउटर सर्कल इंग्लिशेस और इनर सर्कल में जो कंट्रीज हैं उनका ख्याल क्या है। आउटर सर्कल में अब यहाँ पे ये वैसे कि ये एक काबिल गौर बात है कि आउटर सर्कल में भी कुछ वेराइटी, जिस तरह कि पाकिस्तान एक आउटर सर्कल इंग्लिश वेराइटी है, पाकिस्तानी इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, इस तरह से सिंगापुरियन इंग्लिश, ये आउटर सर्कल वेराइटीज़ हैं। तो आउटर सर्कल वेराइटीज़ में सिंगापुरियन जो इंग्लिश है उसको स्टैंडर्ड का रुतबा मिला है, इंडियन इंग्लिश को भी स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एटीट्यूड्स विद इन द आउटर सर्कल। तो ऑफन कंसिडर सेकंड बेस्ट कंपेयर टू द स्टैंडर्ड इंग्लिश ऑफ द इनर सर्कल। इनर सर्कल में यूके, अमेरिका, यानी यूके, यूएस, ये कंट्रीज आती हैं। और यानी जो आउटर सर्कल में कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, तो उधर भी
जो अपनी जो उनका लोकल एक्सेंट है, लोकल वैरायटी है, उसे वो कम ख्याल करते हैं जो नेटिव इंग्लिश वैराइटीज़ है, यानी कि अमेरिका के और ब्रिटिश, उनसे कम ख्याल करते हैं। और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी जब लैंग्वेज टीच की जाती है तो नेटिव को स्टैंडर्ड इंग्लिश वैरायटी को प्रेफर किया जाता है, ना कि नेटिव को प्रेफर किया जाए। नेटिव को प्रेफर नहीं किया जाता, बल्कि सॉरी लोकल को प्रेफर नहीं किया जाता, नेटिव को प्रेफर किया जाता है। इसी तरह से एटीट्यूड इनर सर्कल, यहाँ तक कि जो इनर सर्कल्स हैं, इनर सर्कल्स में भी यानी जो यूके यूएस के करीब करीब, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भी दोनों में एटीट्यूड में तकरीबन दोनों के सेम है। आउटर सर्कल में भी और इनर सर्कल में भी किस तरह सेम है कि दोनों अपनी अपनी वेराइटीज़ को स्टैंडर्ड वेराइटी से कम समझते हैं, एक इन्फीरियरिटी का शिकार हैं कि हमारी जो वेराइटी है इंग्लिश की वो स्टैंडर्ड वेराइटी से कम है। अनलाइकली टू अट्रैक्ट के वो ये सारी वेराइटीज़, उनके स्पीकर्स का ये ख्याल है कि कभी भी हमारी वेराइटीज़ वो रुतबा हासिल नहीं कर सकती, वो प्रेस्टीज हासिल नहीं कर सकती जो यूके, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को हासिल है, इनके वेराइटीज़ को हासिल है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है फोसिलाइजेशन। फोसिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक लैंग्वेज स्टेगनेंट हो जाती है और उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रहे होते। हमने बताया कि कभी भी कोई भी लैंग्वेज स्टेगनेंट कभी नहीं रह सकती, उसमें हमेशा लाजमी कोई ना कोई ग्रामेटिकल रूल, वोकैबुलरी, ईडियम्स, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर आते हैं। तो फोसिलाइजेशन ये कि लैंग्वेज जब एक रुक जाती है, खड़ी हो जाती है, साकित हो जाती है, तो चूँकि वो अपनी उसमें अंदर कुछ ऐड नहीं कर रहे, जो इनर सर्कल वैराइटीज़ हैं वो उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे, बल्कि उसे काफ़ी जानते हैं, काफ़ी नहीं जानते, यानी उसे इन्फीरियर समझते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐड अप भी नहीं कर रहे और ग्रामेटिकल रूल्स उसे बेटर करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो वो चीज़ वहाँ पे फोसिलाइज हो गई, यानी लैंग्वेज फोसिलाइज हो गई, स्टेगनेंट खड़ी रह गई है, साकित हो गई है। तो ये वजह है इनर सर्कल की, कि दे आर अनलाइकली, दैट इफ आवर राइटर्स आर अनलाइकली टू अट्रैक्ट द सेम डिग्री ऑफ प्रेस्टीज। वो खुद भी ये समझते हैं कि हम जो स्पीकर्स हैं इनर सर्कल वैराइटीज़ के, और असल में भी ये वजह क्या है कि फोसिलाइजेशन, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि वो पहुंच सकें इंग्लिश जो स्टैंडर्ड वैराइटीज़ है उन तक। और एटीट्यूड्स इन इनर सर्कल वाले, अम, जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, सेकंड लैंग्वेज यानी कि जो इस सूरत में जो इंग्लिश है, इंग्लिश को जो इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड होता है उसी को याद करने की, उसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी उसी को एजुकेशनल पर्पसेस के लिहाज से उसी को समझने की कोशिश करते हैं।